After preparing a draft statement of profit or loss for the year ended 30th September 2024 and adding the year's profit before any adjustment required in note number 1 to 3 below to retain earnings, the summarized trial balance of Candy as of 30th September X4 is equity shares par value कितनी है $1 each. Retain earnings as of 30th September X4 ये साल के आखिर की रिटेन अर्निंग्स हैं. इसमें इस साल का प्रॉफिट एडेड है. जो डिविडेंड्स वगैरह दिए वो सब डिडक्टेड हैं. सिर्फ नोट नंबर 1 से लेकर 3 तक की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इस रिटेन अर्निंग्स में शामिल नहीं है. तो आपको प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत नहीं है. वो प्रॉफिट बना भी चुका है ड्राफ्ट और इसमें डाल भी चुका है. आपको सिर्फ गलतियां दुरुस्त करनी है अगर कोई है तो. प्रोसीड्स फ्रॉम 6% लोन नोट्स 30 मिलियन आपको मिले हैं. लैंड 5 मिलियन की है. बिल्डिंग टोटल 55 मिलियन है, जिसमें जमीन है 5 की, तो बिल्डिंग कितने की होगी? दोनों को अलग अलग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी. प्लांट एंड इक्विपमेंट 58.5. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 1 अक्टूबर X3 बिल्डिंग्स 20 मिलियन. प्लांट एंड इक्विपमेंट 34,500, यानी इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है. करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साइड पे है. इंटरेस्ट पेमेंट डेबिट पे है. इन्वेस्टमेंट्स डेबिट पे है. करंट टैक्स क्रेडिट पे है. करंट टैक्स क्रेडिट पे होने का मकसद ओवर प्रोविजन. द फॉलोइंग नोट्स आर रेलेवेंट. द लोन नोट वॉज इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर X3. कितने साल पुरानी बात है? 1 साल पुरानी बात है. एंड इंकर्ड इश्यू कॉस्ट्स ऑफ $1 million विच वर चार्ज्ड टू प्रॉफिट लॉस. IFRS 9. अगर कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा जाता है और उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं? एसेट के केस में अगर कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा जाता है और उसको खरीदने के पीछे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, तो उसको एसेट की कॉस्ट में प्लस कर लेते हैं अनटिल एंड अनलेस FVTPL पे रिकॉर्ड हो. अगर वो फाइनेंशियल एसेट FVTPL पे जाएगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नहीं होगी बल्कि प्रॉफिट लॉस में जाएगी. लेकिन अगर वो FVT, OCI या अमोटाइज कॉस्ट पे जाने वाला है तो एसेट के केस में वो कॉस्ट प्लस होती है. और अगर हम कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी रेज करते हैं और उसके पीछे कोई इश्यू कॉस्ट आती है तो उसको क्या करते हैं? लायबिलिटी में से माइनस कर देते हैं अनटिल अनलेस FVTPL पे हो. बहरहाल हमने 1 अक्टूबर X3 पे लोन लिया है 30 मिलियन का, जिसके पीछे हमारा खर्चा आया है 1 मिलियन का, और वो 1 मिलियन हमें सीधा सीधा उठा के प्रॉफिट लॉस में भेज दिया. क्या ये IFRS 9 के हिसाब से ठीक है? नो. इंटरेस्ट ऑफ $1.8 मिलियन जो कि 30 मिलियन का 6% यानी कूपन was paid on 30 September X4. The loan is redeemable on 30th September X8 at a substantial premium which gives an effective interest rate of 9% per annum. No other repayments are due until 30th September X8. Fair. तो IRR आपने निकालना भी नहीं है, उसने IRR आपको निकाल के दे दिया है, राइट? तो अगर आप जब इसको अनवाइंड करेंगे, मिसाल 29 मिलियन जो उसकी BD बैलेंस होगा, उसको जब आप अमोटाइज करेंगे तो X4 तक वो खुद ही पहुंच जाएगा प्रीमियम पे. लेकिन आपको प्रीमियम के साथ करना कुछ भी नहीं है. जैसा कि मैं 12 कह चुका हूं कि F7 के अंदर कभी भी आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं करना, वो हमेशा गिवन होगा. कहता है सब्सटेंशियल प्रीमियम है जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 9%. इफेक्टिव इंटरेस्ट किस पे लगता है? BD बैलेंस पे. कूपन किस पे लगता है? पार वैल्यू पे. नोट नंबर 2, नॉन करंट एसेट्स. जी राइट. The price of property has increased significantly in the recent years and on 1 October X3 the directors decided to revalue the land and building. अच्छा, ये रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, आखिर में हो रही है? शुरू में हो रही है. तो इस साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होगी या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे. The directors accepted the report of an independent surveyor who valued the land at 8 million and buildings at $39 million on that date. The remaining life of the buildings on 1st October X3 was 15 years. Candy does not make an annual transfer to retained earnings to reflect the realization of revaluation gain. However, the revaluation will give rise to deferred tax liability
द इनकम टैक्स रेट ऑफ कैंडी इज 20%। तो इस रिवैल्यूएशन की वजह से आपके टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में इजाफा होगा और आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, लेकिन जहां रिवैल्यूएशन खुद जाएगा वहां उसका डेफर्ड टैक्स जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 12.5% per annum using RBM. No depreciation has yet been charged. Note number 3. A provision of $2.4 million is required for the current income tax on the profit for the year ended 30th September X4. ये हो गया provision for tax. The balance on current tax in the trial balance is under or over provision of tax of the previous year. In addition to the temporary differences relating to the information in note number 2, Candy has further taxable temporary differences of $10 million as at 30th September X4. इसमें वो रिवैल्यूएशन वाला taxable temporary difference शामिल नहीं है। The investments in the trial balance are held at fair value at 1st October X3 and at 30th September X4 the value had risen to $2.6 million. Requirement समझे, prepare a schedule of adjustments required to retain earnings of Candy as at 30th September X4 as a result of information provided. अच्छा, हमें क्या करना है कि जो रिटेन अर्निंग्स इसने कैलकुलेट किए ना उनको ठीक करना है, राइट? तो बनाना क्या है? स्केड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स। टू रिटेन अर्निंग्स। आप देखें इसकी ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कितना है? जी कितना बताया? क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि इसने जो नोट नंबर 1 से लेकर 4 तक की एडजस्टमेंट्स अगर आपने रिटेन अर्निंग्स में नहीं की हुई, अपने प्रॉफिट में नहीं की हुई, तो जो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किया गया होगा वो तो गलत होगा, हम उसको दुरुस्त करते हैं। ओके, नोट्स ठीक करते हैं पहले कि गलतियां क्या क्या हैं। पहला नोट इज रिगार्डिंग लोन नोट्स। इसकी जो इश्यूएंस कॉस्ट की ट्रीटमेंट है, क्या आप उससे मुतमईन है? नो? मिसाल आपने नोट डाल दिया, इश्यू कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी rather than एक्सपेंसिंग आउट। करेक्शन करते हैं, 1 मिलियन का खर्चा वो डेबिट कर चुका है प्रॉफिट लॉस में, जबकि डेबिट होना चाहिए था फाइनेंशियल लायबिलिटी से। तो करेक्शन क्या करेंगे? डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय 1 मिलियन, और क्रेडिट क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस बाय 1 मिलियन। क्योंकि ये 1 मिलियन प्रॉफिट और लॉस में जाने वाली चीज ही नहीं थी, लेकिन उसने इसको प्रॉफिट और लॉस में भेजा हुआ है, और जो प्रॉफिट उसके बाद कैलकुलेट हुआ है वो इस रिटेन एक्स में प्लस किया हुआ है। प्रॉफिट पता नहीं कितना है, लेकिन इसको ठीक हम यूं जरूर कर सकते हैं कि हम इसमें से ऐड बैक कर दें इश्यू कॉस्ट ऑफ लोन नोट्स।
जी, जबकि IFRS 9 के मुताबिक इश्यूएंस कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं करना होता, लायबिलिटी से डेबिट करना होता है। अब लायबिलिटी का बीडी बैलेंस कितना बन जाएगा? 29,000। उस पे हम लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट 9%, 26। इसमें से हम माइनस करेंगे कूपन, और ये आ जाएगा हमारा सीडी बैलेंस 29। तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस कितना जाना चाहिए? 2610। ऊपर देखिए इसने ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेमेंट दिखाई है। इसका मकसद ये प्रॉफिट लॉस में इसने टका भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, पे जरूर कर दिया है। तो क्रेडिट कैश कर दिया है, डेबिट इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है। अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट प्रॉफिट लॉस में जा चुका होता तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता। हम इसमें से माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। कितनी फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होगी? 2610। ये लीज नहीं है, नहीं, वो लीज नहीं है, ये 1000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो कि लायबिलिटी से डेबिट हो गई। आप ट्रायल बैलेंस में देखें लायबिलिटी कितने पे दिख रही थी? 30,000 पे दिख रही है ना। 30 में से अगर 1000 मैंने डेबिट कर दी तो लायबिलिटी कितने पे आ जाएगी? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, दिस इज नॉट लीज। तो एडवांस और एरियर वाले चक्कर में नहीं फंसे, राइट? तो ये फाइनेंस कॉस्ट 2610 की है जो कि हमने अपने प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दी। तो जा चुका है ना ऊपर। आप ट्रायल बैलेंस में देखें, हाँ, तो वो मिला के मैंने दिया ना, मैंने मिला के दिया। डबल एंट्री समझ लो, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट 2610, क्रेडिट इंटरेस्ट पेड कितना, और क्रेडिट फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों का डिफरेंस मसला नहीं है। पहले IFRS 9 को इतना याद करके बता दो कि जब हम फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं और उसको खरीदने के पीछे अगर हमारी कोई कॉस्ट आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, उसका क्या करते हो? कैपिटलाइज करते हो या एक्सपेंस आउट? कैपिटलाइज। और अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी इशू करते हैं, यानी बॉन्ड्स इशू करते हैं, और इनको इशू करने के पीछे जो इशुएंस कॉस्ट आती है उसका क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं या लायबिलिटी से माइनस करते हैं? IFRS 9 रिवाइज कर लेना, लायबिलिटी से माइनस होता है। अगर हमने कोई लोन लिया है, बॉन्ड इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, जब भी आपने कभी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी ली होगी ना, उसको इशू करने के पीछे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी वो हमेशा लायबिलिटी में से माइनस होगी, वो डेबिट प्रॉफिट लॉस नहीं होगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैंने पहले साल को एक्सपेंस दे दिया तो पहला साल रोएगा, लिहाजा हम वो 1 मिलियन की कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं करते बल्कि लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं। तो 30 मिलियन की लायबिलिटी कितने पे दिखेगी? यहां तक ठीक है। फिर एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट, एक होता है कूपन इंटरेस्ट। कूपन होता है सिंपल, इफेक्टिव होता है कंपाउंड प्लस सिंपल। जिस तरह इसने कहा है कि हमने अगर लोगों से 30 मिलियन लिए हैं, हमने लोगों को वापस 30 मिलियन नहीं करने, एक लार्ज प्रीमियम वापस करना है। वो जो प्रीमियम होगा वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कूपन और कंपाउंड को अगर मिलाया जाए तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 9%। ये आ गया 9%। इसमें से 1800 मैंने दे दिए, बाकी 810 मैंने नहीं दिए,
ये मैं बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के प्रीमियम करके आखिर में दूंगा। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत मैं खर्चा इसको तब नहीं मानूंगा जब मैं दूंगा, मैं खर्चा इसको अभी मानूंगा जब ये अक्रू हो रहा है। तो हम प्रॉफिट लॉस में कितना भेजेंगे? 2610। पे कितना कर रहे हैं? 1800। दोनों का डिफरेंस कितना है? 810। वो मेरी लायबिलिटी में प्लस हो गया। यूं आप इसको मजीद 4 साल चलाएंगे या 3 साल चलाएंगे लायबिलिटी को, जितने भी साल हैं, 5 साल जो भी हैं, जब चलाएंगे तो ये लायबिलिटी 30 मिलियन से बहुत आगे निकल जाएगी और वो लार्ज प्रीमियम होगा जो कि हमने रिडीम करना है, क्योंकि हमने दे दिए हैं। आना चाहिए ना। उसूलन उनको डेबिट करना चाहिए था फाइनेंस कॉस्ट 1800 और क्रेडिट करना चाहिए था कैश 1800, लेकिन उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट नहीं किया, एक लावारिस अकाउंट बना दिया इंटरेस्ट पेमेंट के नाम से। अगर ये प्रॉफिट लॉस में एडजस्टेड होता तो यहां ना दिखता। रेवेन्यू दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल दिख रहा है, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिख रहा, टैक्स कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सब कुछ जा चुका है। जो चीजें प्रॉफिट लॉस में जा चुकी वो ट्रायल बैलेंस से आउट हो जाएंगी। राइट हो गया। अच्छा, अगले नोट पे आते हैं। अगला नोट कह रहा है कि हमारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। लैंड की वैसे कैरिंग वैल्यू कितनी थी आपके पास? 5 मिलियन। ये कब की है? एट 1 अक्टूबर X3। देख के बताए जमीन की वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन। और बिल्डिंग की कितनी है? 58,500 माइनस 34,500, सॉरी 50 की बिल्डिंग है और 20 की डेप्रिसिएशन है। सही। तो बिल्डिंग दिख रही है हमारे पास अभी 30। 55 में से 20 के तो 35, उसमें से 5 की ज़मीन, क्योंकि ज़मीन तो कॉस्ट पे ही रहेगी, और बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू 30 है। हमने इसको जब रिवैल्यू किया है तो उसका रिवैल्यूड अमाउंट कितना है? ज़मीन की वैल्यू कितनी हो गई है? 8,000। फायदा नुकसान कितना? और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 39,000। फायदा नुकसान कितना? राइट। अगर इन दोनों को मिलाते हैं 8 और 39 को तो बनते हैं 47, 47। 30,000 वाली चीज, सॉरी 35,000 वाली चीज अगर 47 पे हो जाए तो फायदा कितना होगा? 35 वाली चीज अगर 47 की हो जाए तो फायदा कितना होगा? 12। 3 + 9 12। डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट रिवैल्यू होगा डेप्रिसिएशन को खत्म कर देंगे। कितनी थी? 20,000। दूसरा, कॉस्ट को एडजस्ट करके फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। अगर डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया जाए तो लैंड और बिल्डिंग दोनों मिला के कितने की है? 55 की, और दोनों की फेयर वैल्यू कितनी है? 47 की। अगर 55 को 47 पे लेके आऊं तो कितने से गिराना पड़ेगा? क्रेडिट किया लैंड एंड बिल्डिंग कितने से? 8,000 से। डेबिट हुआ 20 से, क्रेडिट हुआ 8 से, डिफरेंस कितना? 12। ये क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसको OCI लिखते तो भी परेशानी नहीं है। ओके। अब हम करेंगे इसको डेप्रिशिएट।
लैंड वाला पार्ट तो डेप्रिशिएट ऑफ कोर्स नहीं होगा, और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी है 39 मिलियन, और लाइफ कितनी है उस दिन पे 15। कोई स्क्रैप वैल्यू बताइए क्या, वो तो उड़ा दी मैंने 2600। डेबिट करेंगे डेप्रेशन एक्सपेंस 2600, क्रेडिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन 2600। बैलेंस शीट पे तो हम बाद में आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहां से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि उसने चार्ज की हुई नहीं है 2600। ठीक हो गया। आगे इसने कहा है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 12.5% पर एनम यूजिंग आरबीएम। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है 58,500 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो नेट बुक वैल्यू कितनी हुई, और 2.5% लगेगा 12.5%, 3000। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3000 एंड क्रेडिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय 3000। $24, बाकी है सही, राइट। वर्किंग्स लिख ले तो हटा दो। नोट नंबर 3, अ प्रोविजन ऑफ $2.4 million इज रिक्वायर्ड इन करंट इनकम टैक्स। तो डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज कितना है, एंड क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 2400, ये आपके प्रॉफिट लॉस में जाएगा। उसके बाद अंडर या ओवर प्रोविजन है, करंट टैक्स डेबिट पे दिख रहा है क्रेडिट पे, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर दिया करंट टैक्स कितना है 1100, और उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पिछले साल आप ज्यादा कर चुके थे चार्ज, तो इस साल आपको फायदा हो गया। नेक्स्ट कहता है कि वी हैव टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ $10 million। एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन कितना ऑलरेडी मौजूद है, $10 million। उसके अलावा हमने लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया, कितने से रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है 12,000 से।
उस रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से ये डिफरेंस और बढ़ गया होगा। तो हमारा टोटल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना होगा? 22। टैक्स रेट कितना है? तो हमारा 4400 का क्या होगा? डेफर्ड टैक्स व्हाट? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज एट ईयर एंड क्या है? 30th। क्या आपके पास इससे पहले भी कोई लायबिलिटी मौजूद है? कितनी? 2500। क्या आपकी डेफर्ड टैक्स में इजाफा हुआ या कमी? ध्यान से देखें। हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है 1900 से। आउट ऑफ दिस इंक्रीज सम इंक्रीज रेट्स टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस, और रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से जो आने वाला डिफरेंस है वो तो सरप्लस में ही जाएगा, और बाकी होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो हम इसमें से हटाते हैं इंक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितनी है? 12, उसका 20% 2400। यानी अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ना होता तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज ना होती बल्कि डिक्रीज होती। चेक कर लो, रिवैल्यूएशन के बगैर आपका टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना है? 10 का 20% 2000। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है? 2500। तो अगर ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2500 है और क्लोजिंग 2000 है तो बढ़ी कि गिरी? गिरी। कितने से? 500। ये जाएगी प्रॉफिट लॉस में। राइट, यहां दिखा देता हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना है? 2500। सीडी बैलेंस कितना है? 4400 है ना। ये साल के आखिर का पूछ रहा हूं। 4400। अब जो रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो पहले हमने रखा यहां पे ओसीआई, जो कि 12,000 का 20% है 2400। तो क्रेडिट पे कितना आ गया? 4000। और डेबिट पे कितना है? डिफरेंस कितना है? ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में टैक्स चार्ज नेट शेल कितना जाएगा। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 2400। ओवर प्रोविजन लास्ट ईयर का कितना? 1100। ये कर दिया मैंने माइनस, क्योंकि टैक्स चार्ज क्रेडिट हो रहा है, और यहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हो रही है और टैक्स चार्ज क्रेडिट हो रहा है। टैक्स चार्ज डेबिट नहीं हो रहा, टैक्स चार्ज की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हो रही है। तो टैक्स चार्ज क्रेडिट होगा, वजह डेफर्ड टैक्स। कितना है अमाउंट? 500।
प्रॉफिट लॉस वाला। कितना आ गया अमाउंट? 800। अगर हमारी लाइबिलिटी मजीद बढ़ती से 2500, 4100, 2400, ये 49 है, और अगर ये मिसाल 5600 होती या 5400 होती तो मजीद 500 यहां पे क्रेडिट पे आते हैं, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती और टैक्स चार्ज डेबिट होता। शामिल है ना? ये मैंने किस पे लगाया? 22,000 पे 20% लगाया। हाँ, सवाल में आपको अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस देता है या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस देता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग डिफरेंस एंड टेम्पररी डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस इज ऑलवेज फॉर द ईयर एंड टैक्सेबल डिफरेंस इज ऑलवेज एज एट ईयर एंड। और इसमें देखो सवाल में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि बताइए कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस में 800 भी जाने थे जो कि इसने भेजे नहीं है, हम इसमें से माइनस कर देते हैं मजीद टैक्स चार्ज फॉर द ईयर। बताया गया ना? पढ़ो पढ़ो। लिखता है द बैलेंस इन एडिशन to the temporary difference relating to information in note number 2, in addition, Candy has further taxable temporary difference of $10 million। ठीक है, और ये इन एडिशन है, यानी उसके अलावा है ये। अच्छा, अब इस सवाल में एक प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जो इसने लिखा है कि नोट नंबर 1, 2, 3 लिखा है, बिल्कुल टॉप पे देखें, उसमें लिख रहा है कि जो नोट नंबर 1 से लेकर 3 तक हैं वो इसमें एडजस्टेड नहीं है। तो जो नोट नंबर 4 है वो इन्वेस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 30, हाँ, तो जो 0.6 का इजाफा है ना वो चौथा नोट है, तो वो इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर हम ऊपर वाली की बात मानते हैं, अगर मानते हैं कि उसने एरर किया है, सही है, अगर हम ये मानते हैं कि उसने गलती की है, उसको नोट नंबर 1 to 3 नहीं लिखना चाहिए था, उसको नोट 1 to 4 लिखना चाहिए था, तो हम क्या करते? प्लस करते गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना गेन है? 600 का, 2600 का है, ऊपर 2 का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बाकी 600। ये आ गई हमारी एडजस्टेड रिटेन अर्निंग्स। कितनी आ रही है? सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक चीज उठाते हैं। पहले नॉन करंट एसेट्स में लेट्स टेक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस पीपीई के अंदर एक आएगा लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग अब कितने पे आएगा? 47, राइट।
47,000। ये सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू है, और हमने इसको डेप्रिशिएट पहले किया बाद में रीवैल्यू किया, या पहले रीवैल्यू किया बाद में डेप्रिशिएट किया? पहले रीवैल्यू बाद में डेप्रिशिएट, यानी जो इस साल की डेप्रिशिएशन है वो तो अभी जमा होगी। इस साल हमने इसको कितने से डेप्रिशिएट किया है? 2600 से। उसके अलावा वी हैव गॉट प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने की कॉस्ट है? 58,500 कॉस्ट, माइनस पहले ही उसकी डेप्रिसिएशन थी 34,500, और मजीद हमने इसको डेप्रिशिएट किया है बाय 3,000। गलत है, गलत है। बैलेंस शीट ने हर एसेट को अलग से जगह नहीं दी, हर स्टैंडर्ड को अलग से जगह दी है। तो इफ यू हैव गॉट पीपीई सब मिला के लिखो, इंटेंजिबल मिला के लिखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिला के लिखो, बायोलॉजिकल एसेट्स मिला के लिखो। हाँ, हर स्टैंडर्ड को जगह है, हर एसेट को जगह नहीं है। अच्छा, यहां तो चलो लेंदी हो गया क्योंकि मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, आपने तो एक्सेल पे करना है, ठीक है? तो इक्वल मारा ऑर्नामेंट, जब उसको प्लस माइनस करते जाओगे तो हो जाएगा, या परेशानी की जरूरत नहीं है। नोट्स में जाओ, वहां जाके सुकून से लिख लो। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको टेंशन हो रही है कि गलत ना हो जाए तो आप नोट्स में सुकून से लिख दें। तो उसमें आप लिख देंगे ये लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी डेप्रिसिएशन। और कोई है बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में इसका नॉन करंट एसेट? पीपीई नहीं। चले, ये कितना बना? और कोई नॉन करंट एसेट? इन्वेस्टमेंट्स, जो कि ट्रायल बैलेंस में कितने पे रिकॉर्डेड है, और मजीद आपने इसमें इजाफा कितना दिखाया? क्योंकि अगर ये एडजस्टेड होता तो ट्रायल बैलेंस में भी 2600 पे आता, क्योंकि 600 मैंने रिटेनिंग्स में ऐड किए हैं तो यहां भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी डबल एंट्री बैलेंस नहीं होगी। 2600 प्लस करें दोनों को, 68,000। उसके बाद इसने गालिबन सारे करंट एसेट्स को मिला ही दिया है ना? रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री अलग अलग करके नहीं दिखाया। जो कि करंट एसेट्स हैं 68,700। वाज देयर एनी एडजस्टमेंट इन करंट एसेट्स? तो हो गया ना 600। हाँ, वो तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, करंट एसेट्स में अलग से नहीं मिलेगा। कितना अमाउंट बताया? I don't favor totaling this. बिकॉज इससे हमारी अप्रोच टूट जाती है। हम बार बार चेक करते रहे कि कहीं डिफरेंस बढ़ा तो नहीं आ गया, कहीं इक्विटी और लायबिलिटी का बैलेंस एसेट से ओवर तो नहीं हो गया, तो टेंशन नहीं लेते। ओके, यहां रखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला आ गया शेयर कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में देखिए शेयर कैपिटल कितना है? 40,000। नेक्स्ट वी हैव गॉट रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हमने अभी कैलकुलेट की है, $12,090।
और कुछ है इक्विटी में? ठीक है, फिर हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। इनफैक्ट क्यों नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने कितना क्रिएट किया है? 12,000। ध्यान दीजिएगा, और उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स कितना आया है? यही था ना, 12,000 का 20%। याद रखो, जहां रिवैल्यूएशन सरप्लस खुद जाएगा वहां उसका डेफर्ड टैक्स जाएगा। तो वो जो डेफर्ड टैक्स उसका 2400 का आया था, वो मैंने प्रॉफिट लॉस में तो डेबिट नहीं किया ना, उसको हम कहां से डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही डेबिट करेंगे। तो बाकी हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ जाएगा? 9,600। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज में 6% लोन नोट्स। नोट को रेफर करें, हमने इसमें से 1 मिलियन माइनस किया था और फाइनेंस कॉस्ट ऐड की थी, है ना? यानी इट वाज 30,000 अर्लियर, इसमें से 1,000 हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के माइनस किए थे और 810 रुपए इफेक्टिव इंटरेस्ट के ऐड किए थे। तो सीडी बैलेंस कितना था? 29,810। ये वर्किंग यहां पे ना भी दिखाएं चलेगा, क्योंकि हमने वहां वर्किंग दिखाई हुई है, तो हम वहां से सिंपली इसको कनेक्ट करके लगा सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, एनीथिंग एल्स? डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सीडी बैलेंस क्या आया था? 4,400। हाँ, सब कुछ मिला के, कि डीटीएल तो यही रहेगा जो सीडी था, वो भेज दिया ना हमने प्रॉफिट लॉस में। ये 800 अलग भेजा, 2400 अलग भेजा, ये मिला के ही तो 14 ये आया था 4,400। टी शेप चेक करें उसका, ये मिला के तो आया था। अच्छा, और क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज यही है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में एक हम दिखाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना बनाया था प्रोविजन? 2,400। और एज पर ट्रायल बैलेंस करंट लायबिलिटीज कितनी है? 38,400। करंट लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट थी? कितना बताया? 38,400। दोनों को प्लस करें, ये कितना है? 40,800। अब इन सबको प्लस करें, बैलेंस है